नमस्कार, 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मैं भी चौकीदार कैंपेन की। लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बड़े टाउन हॉल प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करीब 5000 लोगों की मौजूदगी में पीएम मोदी देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार कैंपेन को समर्थन देने वाले देश भर के लाखों लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और चुनावी महासमर में पीएम मोदी की नजर मिशन नॉर्थ ईस्ट पर है। शनिवार को असम और अरुणाचल में चुनावी रैलियों के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चाय वाले से लेकर चौकीदार तक और क्वात्रोची से लेकर एयर स्ट्राइक तक का जिक्र किया और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया। – 2019 के महासमर में उतरे पीएम मोदी शनिवार को मिशन नॉर्थ ईस्ट पर निकले और असम के साथ अरुणाचल प्रदेश में 3 रैलियां कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम की पहली रैली अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग में हुई, जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला। तो जमानत पर है, कोर्ट ने जमानत दी है। अगर जमानत न मिली होती तो कहां होते? जमानत न मिली होते तो कहां होते? अरे थोड़े में बच गए हो, थोड़े में बच गए हो। और जो बेल पर है वे चौकीदार को गाली दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की रैली में तो पीएम मोदी ने सोनिया राहुल पर हमला बोला ही। असम के डिब्रूगढ़ में हुई रैली में भी पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। 2 जगह लोग परेशान हैं। आप खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। एक है कांग्रेस का परिवार और दूसरा है आतंकियों का घर-बार। इसके साथ ही डिब्रूगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने चाय बागान में काम करने वालों के मुद्दे उठाकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन लोगों को तो चौकीदार से तो नफरत है ही, चाय वालों से भी ये तिल मिलाए हुए हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ये एक चाय वाला ही इनके निशाने पर है, लेकिन जब देश भर में घुमा तो पता चला कि असम हो या पश्चिम बंगाल, चाय उगाने से लेकर चाय बनाने तक जो भी चाय से जुड़ा है उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग और असम के डिब्रूगढ़ की तरह ही असम के गोहपुर की रैली में भी पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने मिशेल और क्वात्रोची को कांग्रेस का मामा तक करार दे दिया। कांग्रेस के लिए हर वो मामा बेहित से बना है जो उनके स्वार्थ में उनका साथ देता है। और कितने नाम है? मिशेल मामा, क्वात्रोची मामा, न जाने मामाओं की ही भरमार है, जिनके लिए इन्होंने देश तक को दांव पर लगा दिया। 2019 के महासमर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पीएम मोदी कांग्रेस पर बड़े और कड़े हमले बोल रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश और असम की रैलियों में भी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर बक्सर से भाजपा प्रत्याशी अश्विनी चौबे जिला प्रशासन के बीच एक चुनावी कार्यक्रम के बाद झड़प का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बक्सर के किला मैदान में अश्विनी चौबे की संकल्प सभा थी और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सदर एसडीओ ने कहा कि अनुमति से ज्यादा गाड़ियां हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद बात बढ़ गई। पूरे मामले पर बक्सर सदर एसडीओ के उपाध्याय ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि न्यूज़ 18 झड़प के इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरदार, समझ करिए आप।
जो आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का। मुझे जेल भेजो, मुझे जेल भेजो, चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। अच्छी बात है। क्या तमाशा करते हैं आप? ये गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का नहीं। गाड़ी मेरी है, जब्त नहीं कर सकते। खबरदार, तमाशा मत करिए आपने। जो आदेश आया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का। मुझे जेल भेजो, मुझे जेल भेजो, चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। अच्छी बात है। क्या तमाशा करते हैं आप? ये गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का नहीं। गाड़ी मेरी है, जब्त नहीं कर सकते। बिहार में लोकसभा चुनाव 7 फेज में होने वाले, लेकिन नजरें दूसरे चरण के चुनाव पर टिकी है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से जानते हैं। – 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग होकर चुनाव लड़ी थी। तब बगैर जेडीयू के एनडीए ने बिहार में शानदार प्रदर्शन किया था। बावजूद इसके कुछ ऐसी सीटें थीं जहां मोदी लहर के बावजूद एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वैसी सीटों पर चुनाव सेकंड फेज में हो रहा है और इन सीटों पर जेडीयू अपनी किस्मत आजमा रहा है। सवाल इस बार भी उठ रहा है कि क्या अब की बार एनडीए मोदी नीतीश के एक साथ होने के बाद भी उन सीटों पर विजयी हो सकता है। पहले नजर डालते हैं उन सीटों पर। किशनगंज, जहां 2014 में कांग्रेस विजयी रही थी। कटिहार, 2014 में यहां एनसीपी ने जीत दर्ज की थी। पूर्णिया में 2014 में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। भागलपुर, आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बांका में 2014 में आरजेडी ने ही जीत दर्ज की थी। इन 5 सीटों पर सेकेंड फेज में होने वाले चुनाव में एनडीए कोटे से सभी सीट जेडीयू के खाते में है, लेकिन ये सीटें जातीय समीकरण के लिहाज से महागठबंधन के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती हैं, जहां एमवाई समीकरण अहम रोल अदा करता है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी की नजर इन सीटों पर लगी है। तो लिटमस टेस्ट केवल 5 क्षेत्रों के आधार पर नहीं होगा और ये 5 क्षेत्रों में जिनमें चुनाव हो रहा है हम लोग जीतेंगे। सेकेंड फेज में कितनी निगाहें आपकी और कितना उम्मीद है? देखिए, सेकेंड फेज में तो हम सभी सीटों पर जीतेंगे। पिछली मर्तबा हम सभी अकेले अकेले लड़े थे 2014 के चुनाव में और नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा चेहरा था, नाम था, शोहरत था। इस बार नाम और शोहरत के साथ उनका काम भी जुड़ गया। सेकेंड फेज के चुनाव में जीत के दावे तो एनडीए की ओर से हो रहे हैं, लेकिन इस बार जेडीयू 5 सीट पर एमवाई समीकरण के जवाब में अति पिछड़ा कार्ड, जबकि बीजेपी हिंदुत्व वोट के सहारे मैदान में है। यदि सेकेंड फेज में वोट पड़ने के बाद ट्रेंड जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में झुका तो आगे के चरणों में लड़ाई एनडीए के लिए आसान हो सकती है। इस बात की आशंका महागठबंधन को भी है, लेकिन दावा जीत का किया जा रहा है। जिस सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पिछले मोदी लहर में भी हम अधिकांश सीट जीत गए थे, तो इस बार कहाँ सवाल उठता है इनकी जीतने का। बहरहाल सेकेंड फेज पर एनडीए के साथ ही महागठबंधन की निगाहें भी टिकी हैं। जानकार बताते हैं कि सेकेंड फेज का परिणाम आने वाले समय में दोनों गठबंधन का भविष्य भी तय कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार में पहले चरण में जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले, वहां प्रचार अभियान जोरों पर है। पार्टी और उम्मीदवार जीत के लिए अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। इन सीटों पर सभी दलों ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार भी उतारा है। क्या है इन सीटों पर जातीय समीकरण, रिपोर्ट से जानते हैं। चुनाव में जाति दिलाएगी जीत, क्या जीत का फैक्टर है जाति? बिहार में पहले चरण में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर सियासी दलों ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बात औरंगाबाद की कर लें तो सवर्ण 18.69%,
पिछड़ा 15.41%, दलित 18.43%, मुस्लिम 10.77%। गया लोकसभा सीट पर सवर्ण 13.95%, पिछड़ा 20.24%, दलित 14.40%, मुस्लिम 13.60%। अब नवादा लोकसभा का जातीय गणित। सवर्ण 15.96%, पिछड़ा 16.69%, दलित 14.69%, मुस्लिम 9.27%। और अब जमुई लोकसभा सीट की सवर्ण 13.83%, पिछड़ा 19.90%, दलित 14.51%, मुस्लिम 10.47%। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों गठबंधन ने जातीय समीकरण को साधने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दोनों गठबंधन के नेता खुलेआम इस बात को मान भी रहे हैं। अब जात पात की बहुत राजनीति होने लगी, तो अब तो हिंदी भाषा भाषी राज्यों में, और ऐसे कहिए हिंदी भाषा भाषी राज्यों में क्यों कहें, पूरे हिंदुस्तान में जातीय समीकरण, जातीय राजनीति प्रभावी हो चुका है। जनता की तरफ से भी ये डिमांड आती है, जनता की भी अपेक्षा होती है, जो भी लोग, कि हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारी भागीदारी यहाँ सुनिश्चित होनी चाहिए, ये बात है। तो हम जनता के ख्याल से भी सोचते हैं। बिहार में शुरू से ही जातियों को लेकर सियासी दलों का रुझान रहा है। उम्मीद थी कि साक्षरता दर बढ़ने के बाद सोच बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फर्स्ट फेज में भी देखिएगा, जो अभी हम लोग देखे, या सेकंड फेज में देखिएगा, हर जगह से जातीय समीकरण को इन लोगों ने आधार बनाया है। अगर मुस्लिम है, यादव है। पहले चरण के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। दोनों खेमों ने इस चुनाव में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन इसमें कौन बाजी मारता है और किसका समीकरण सटीक बैठता है, इसके लिए चुनाव के नतीजे का इंतजार करना होगा। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। टिकट बंटवारे को लेकर लालू फैमिली में दरार की स्थिति है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद सीट से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जबकि शिवहर के लिए तेजस्वी के पाले में गेंद डाल दी है। दिलचस्प बात यह है कि शिवहर सीट से प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। 24 तारीख को लोग इनका नॉमिनेशन होगा। चंद्र प्रकाश जी कौन है? चंद्र प्रकाश जी हैं, चंद्रिका जी के जो वहाँ बीएड कॉलेज है, इनका तमाम है, सब चीज है, पूरा इनका पकड़ रहा है और पिताजी के साथ रहे हैं। तो क्या 2 सीटों के लिए दरकेंगी आरजेडी की दीवारें? तो क्या 2 भाइयों के रिश्तों को दरकाएंगी 2 सीटें? जाहिर तौर पर ये सवाल उठेंगे, क्योंकि सियासी अखाड़े में शिवहर और जहानाबाद की सीटों के लिए तेज प्रताप अड़ चुके हैं। जहानाबाद सीट के लिए तो तेज प्रताप ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के नाम का ऐलान भी कर दिया और नॉमिनेशन की तारीख भी मुकर्रर कर दी। को लेकर सुरेंद्र जी का है कि 18 बार से वो हार गए और पब्लिक उनको पसंद नहीं करी है। तो जो पब्लिक का मसला को उठाने का काम करेगा, जो पब्लिक हित का जो बात करने का जो काम करेगा, वो आएगा, वो जनता का प्रतिनिधि होगा। 2 भाइयों के बीच की जंग जहानाबाद तक ही सीमित नहीं है। तेज प्रताप ने अपने अर्जुन से शिवहर के लिए भी अर्जी लगाई है, जिसके लिए उन्होंने अंगेज सिंह का नाम आगे किया है। जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ हूँ। अंगेज को भी आप टिकट देने के लिए बोला है? अंगेज जी के लिए भी मैंने बात किया है तेजस्वी जी से। अच्छा। तेजस्वी जी बोले हैं 1-2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बताने का काम करेंगे। अरे 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप के कहने के बावजूद तेजस्वी ने बातों की अनसुनी क्यों की? जहानाबाद की जंग में सुरेंद्र यादव को मैदान में क्यों उतारा? शिवहर पर बात नहीं बनी तो क्या होगा तेज प्रताप का अगला स्टैंड? यकीनन व्यूह में फंसी आरजेडी के लिए तमाम सवालात बड़े हैं, क्योंकि छात्र आरजेडी के संरक्षक पद से इस्तीफा देकर तेज प्रताप ने पहले ही अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की बात चल रही हो तो यह भी जानना जरूरी है कि जनता
आखिर कैसा सांसद चाहती है। 16वीं लोकसभा में बिहार में 40 में से 31 सांसद ग्रेजुएट या फिर उससे ज्यादा की पढ़ाई किए हुए थे। मात्र 3 सांसद ऐसे थे जो नॉन मैट्रिक थे। मतलब साफ है, जनता के पसंद पढ़ा लिखा सांसद है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। जरूरी है तो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। बिहार में 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 40 में से 9 सांसद अंडर ग्रेजुएट हैं, जिनमें 3 सांसद मैट्रिक पास नहीं थे, 16 के पास ग्रेजुएट की डिग्री थी और 13 ने पीजी तक की पढ़ाई की थी, 4 के पास लॉ की डिग्री थी। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार के लोग पढ़ा लिखा सांसद चाहते हैं। ये नया दौर शुरू हुआ है। ये इसमें तो लोग पढ़े लिखे लोग सब लोग चाहते हैं और हर कहीं पर आप देखिए लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी का मतलब सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी। तो बाहर में भी लोग अब पढ़े लिखे होंगे तो बेहतर काम करेंगे, समझ सकेंगे, समझा सकेंगे और काम भी सही ढंग से हो जाएगा। कोई किसी को डालमे में नहीं रख सकेगा। ये तो सही चीज है। पब्लिक की पसंद तो साफ है, लेकिन अब सवाल राजनीतिक दलों से है, क्योंकि एक सीट पर उम्मीदवार घोषित करते समय वो कई समीकरण को ध्यान में रखते हैं और उस समीकरण में जो फिट बैठता है उसे वो टिकट देते हैं। हालांकि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के नेता सांसद की शैक्षणिक योग्यता के सवाल पर भी राजनीति करते नजर आए। देखेंगे कि दूसरे दलों की तुलना में जो कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं वो आपको निश्चित तौर पे ज्यादा पढ़े लिखे मिलेंगे, कल्चर्ड मिलेंगे। या हमारे गठबंधन के अधिकतर लोग जो है पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन जो महागठबंधन है वो तो पूरी तरह जो है फेल है। महागठबंधन के लोगों को केवल जो है वोट बैंक के हिसाब से वो तय करते हैं अपना उम्मीदवार। नेताओं को तो सियासत करनी है, लेकिन वोटर का एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि उसका सांसद पढ़ा लिखा हो, और उसी का असर है कि पढ़े लिखे सांसदों की संख्या बढ़ रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। चुनाव में पैसों के गलत इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस का असर प्रत्याशियों के साथ साथ चुनाव से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों पर भी पड़ा है। चुनाव के दौरान नेताओं और सियासी दलों के बैनर पोस्टर नजर नहीं आ रहे हैं। नजर आ रहा है तो सिर्फ चुनाव आयोग का जागरूकता वाला बैनर और पोस्टर, जबकि कुछ साल पहले चुनाव के दौरान पूरा इलाका सियासी दलों और प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर से भर जाता था। चुनाव में बढ़ते खर्च को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कई बंदिशें लगाई हैं, जिसके बाद पंपलेट्स, बैनर और पोस्टर सीमित मात्रा में छप रहे हैं। इसके कारण व्यवसायिक लोग का विज्ञापन होना बंद हो गया है और इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है हमारे बिजनेस पर। जितने भी व्यापारी इस समय हमारे से प्रचार प्रसार करवाते थे वो अभी फिलहाल कराना बंद कर दिए हैं, और चुनाव में नेतागण भी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छपा रहे हैं। इस चुनाव में जेरोक्स करने वाले कारोबारियों की लॉटरी लग रही है। वोटर स्लिप और वोटर लिस्ट प्रिंट और जेरोक्स करने के लिए सियासी दलों के लोग चक्कर काट रहे हैं। काम इतना ज्यादा है कि दिन रात चल रहा है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें हम लोग का बहुत सारा कार्य बढ़ गया। प्रिंटिंग, वोटर लिस्ट ये सब निकालने में बहुत सब मिल के निकाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। एक ही समय में अलग अलग कारोबार करने वाले लोगों पर चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। एक की चांदी कट रही है तो दूसरा चिंता में डूबा है। हालांकि ये चुनाव होना बहुत जरूरी है, ऐसे में एक को फायदा और दूसरे को घाटा सहना ही होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। बिहार के जमुई में साक्षरता दर बहुत कम है और उससे भी महिला साक्षरता दर तो काफी नीचे है, लेकिन यहां की महिलाएं अपने मताधिकार को लेकर काफी जागरूक है और यही वजह है कि यहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा संख्या में वोट करती हैं। बिहार प्रदेश का जमुई जिला भले ही पिछड़े जिलों की सूची में शामिल हो, लेकिन यहाँ की महिलाएं मतदान के मामले में पुरुषों से बहुत आगे हैं। जमुई जिला जो कि नक्सल समस्या से बीते कई वर्षों से जूझ रहा है, जहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था के अभाव में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं, लेकिन इस जिले की महिलाएं लोकतंत्र के महापर्व में सबसे आगे हैं।
अच्छे लोगों, क्योंकि ईमानदार लोग बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें ही वोट देना चाहिए जो हमारे देश के लिए विकास करे, लड़कियों के आरक्षण करे। और हम उसी को वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा, जो देश का विकास करेगा, जो शिक्षा में बहुत मदद करेगा, जो साफ सफाई में मदद रहेगा, सब जगह साफ सफाई करेगा। जमुई के लोगों की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। खेती के समय तो लोगों को काम रोजगार मिल जाता है। खेती के काम से निपटने के बाद जिले के ग्रामीण इलाके के लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं, जिसका असर भी चुनाव में मतदान पर पड़ता है। जिले के डीएम का कहना है कि ये अच्छी बात है कि महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होती हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। और औरतें जो मतलब भाग ले रही हैं, उसके कारण से कहीं न कहीं लोकतंत्र जो हमारा है वो घरों के अंदर तक जा रहा है। और घर की औरतें जो है वो भी चाहती हैं कि हम लोकतंत्र में उनकी भी सहभागिता हो, तो ये काफी अच्छा साइन है। पुरुषों का मतदान प्रतिशत महिलाओं की तुलना में भले ही कम हो रहा हो, लेकिन महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और जैसा कि आप सब जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च ही आखिरी तारीख है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन इसे सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार। $1,200+ reporters, 60